बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम में छपी है और अमरीकी अखबार ने एक बहुत बड़ा दावा किया इस्माइल हानिया की शहादत से मुताल्लिक। और ये बड़ा हैरान कर देने वाली चीज़ है कि इतनी लंबी मनसूबाबंदी की गई। क्या इस मनसूबाबंदी के बारे में, यानी पहले से सबको पता था कि इस्माइल हानिया यहाँ पहुँचेंगे और वो किस कमरे में रहेंगे और किस तरीके से ये सारी एक्टिविटी होगी, या फिर मुख्तलिफ कमरों के अंदर ये सब किया गया था? ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए तेहरान के गेस्ट हाउस में महीनों पहले बम नस्ब किया गया था, यानी 2 माह पहले बम लगाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के 2 अहम ओहदेदारों समेत मशरिक़ वस्ता के 7 ओहदेदारों और अमरीकी सरकारी एहलकारों के मुताबिक इस्माइल हानिया को धमाका खेज डिवाइस के जरिए शहीद किया गया जो तेहरान के गेस्ट हाउस में नस्ब की गई थी। मशरिक़ वस्ता के ओहदेदारों ने बताया कि गेस्ट हाउस के अंदर बम 2 माह कबल छुपाया गया था। तेहरान के शुमाली इलाके में कायम निशात के नाम से इस गेस्ट हाउस का इंतज़ाम पासदारान इनकलाब के पास है, जो एक बड़े कंपाउंड पर मुश्तमिल है। बहुत मुमकिन है कि बम यहाँ पहले पहुँचाया गया हो, बम बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हो, लेकिन जैसे ही पता चला कि इस्माइल हानिया आ गए हैं और जिस कमरे में उन्होंने ठहरना है, फिर मेहमान वाले कमरे के अंदर बम पहुंचा दिया गया हो, या हो सकता है कि पहले से ही वहां पे लगाया गया हो। लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है, जो सोर्सेज ने इनको बताया न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि इस्माइल हानिया को नए सदर की जानिब से हलफ उठाने जाने से कबल कत्ल करने के लिए रिमोट कंट्रोल के जरिए बम को उस वक्त उड़ा दिया गया जब उनकी गेस्ट हाउस के अंदर मौजूदगी की तस्दीक हो गई थी। वाज़ेह रहे कि इस हमले में जो करीबी मौजूद था इस्माइल हानिया का एक गार्ड, वो भी शहीद हो गया था। अच्छा, ईरानी ज़राए जो हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि धमाके से इमारत लर्ज़ उठी, चंद खिड़कियां टूटी और बैरूनी दीवार भी जुज़वी तौर पर गिर गई। फिर यह भी बताया गया कि हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह कतर में रहते थे और जब तेहरान आते थे तो इसी गेस्ट हाउस में ठहरते थे। यानी इस्माइल हानिया इससे पहले जब तेहरान आए वो इसी गेस्ट हाउस में ठहरे और हमलावरों को इस बात का पता था कि इस्माइल हानिया वापस पहुंचेंगे और वो आएंगे और वो यहीं पे ठहरेंगे इसी गेस्ट हाउस में। लिहाजा महीनों पहले वहां पे बम पहुंचा दिया गया। और ये भी बताया गया कि इस्माइल हानिया पर कातलाना हमला इसराइल ने किया था और ये मौक़िफ़ की तायीद की गई है। यानी ईरानी हुकाम ने जो बात की, इसकी तस्दीक जो है वो अमरीकी ओहदेदारों ने भी की है कि इसराइल ने ये किया है। लेकिन अभी तक इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन इसराइली खुफिया एजेंसी के ओहदेदारों ने अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक को हमले के फौरी बाद इस हवाले से आगाह कर दिया था कि हमने इस्माइल हानिया को जो है वो निशाना बना लिया है। जिस तरह अप्रैल में अस्फहान के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागे गए थे, इसी तरह यह भी हमला इसराइल ने करवाया है। अच्छा, इस वाक़े के बाद जो है वो ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है, सवालात उठ रहे हैं कि ईरान में सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैप्स हो गया है और उनकी इंटेलिजेंस और उनका जो सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम है उसको ब्रीच किया इसराइल ने और वहाँ पे उन्होंने जो अपना सबसे बड़ा टारगेट था उसको अचीव किया है। तो अब ईरान के अंदर जितने आम तरीन लोग हैं, चाहे वो उनके सदर हैं, चाहे वो उनके बाकी बड़े बड़े रहनुमा हैं, उन सारों के बारे में इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि क्या वो ईरान में सेफ हैं, क्या वो वहाँ पर महफूज है। क्योंकि इसराइल की मुदाखलत जो है वो इस लेवल तक बढ़ गई है कि उन्होंने ईरान के अंदर महफूज तरीन जगह पर महीनों पहले बम पहुंचाकर अपना टारगेट अचीव किया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल इस्माइल हानिया जो है उनकी खिदमात को इस जो फ़लस्तीन के हवाले से हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और शहदा के अंदर जो फ़लस्तीनी शहदा हैं उनमें इनका हमेशा एक मुमताज़ नाम रहेगा। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट पर भी मुझे बात करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज अपने स्टेटमेंट को थोड़ा तब्दील किया है। जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि 2019 में उनकी मुलाकात हुई जनरल फैज़ से और मुलाकात हुई जनरल बाजवा के ससुर के घर में। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जून में हम पंजाब हुकूमत और दिसंबर में वफाकी हुकूमत आपके हवाले कर देंगे, तैयारी करें आप। तो इससे यही तासुर आ रहा था कि ये मुलाकात कहीं पे शुरू में हुई थी, यानी 2019 के शुरू में हुई थी और 2019 के ही जून में और 2019 के ही दिसंबर में शायद इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी। लेकिन अब ज़रा चीज़ें थोड़ी तब्दील हुई हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने तफसीली इंटरव्यू दोबारा दिया और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने तब्दील की हैं। वो चीज़ें मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मरतबा क्या एक और गलती कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो चुकी थी। देखिए 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल डेड हो चुके हैं और किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता उनकी जान जा सकती है। और वो जो रिपोर्टें हैं वो मशकूक रिपोर्टें थी। जो सर्विसेज अस्पताल का अमला इन रिपोर्टों के सारे मामलात के अंदर मुलव्विस था, मेरी उनसे बात हुई थी। वो ये कह रहे थे हमें तो कहीं हवा भी नहीं लगने दी रिपोर्ट की। तो मैंने कहा अगर आप रिपोर्टें बनाते हैं आपको हवा नहीं लगी तो फिर किसको लगी? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता ये ब्लड सैंपल कैसे आता था, इसके साथ तो बंदे होते थे और बाकायदा निगरानी होती थी, और ये एक मखसूस बबल बनाया हुआ था जिसके अंदर से ये सारी चीज निकलती थी। हम लोग तो इसके अंदर इररेलीवेंट होते थे। ये बात मुझे 2019 के एंड पे और 2020 के शुरू में 2 मरतबा सर्विसेज अस्पताल के जो सीनियर लोग हैं वो मिले और उन्होंने मुझे ये बात कंफर्म की थी कि ये सारा कुछ किसी और चक्कर में हो रहा था। नवाज शरीफ साहब इतने बीमार नहीं थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को 19 तारीख को नवंबर की पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। 21 तारीख को इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन जारी करवाया आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। चंद दिन के बाद वो चैलेंज हो गया अदालत के अंदर। फिर अदालत में जब मामला गया तो 28 या 29 तारीख को, यानी 28 या 27 तारीख को अदालत ने इसके ऊपर एक फैसला दे दिया और बहरान टल गया। अदालत ने कहा जी कि आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन दी गई है ये 6 महीने तक रहेगी, लेकिन आप इसको 6 महीने के अंदर इसके ऊपर कानून साजी कर दें, क्योंकि कानून के अंदर इसमें कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब वो जो कानून साजी है उस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लंदन बुलाया। अब ये वो नवाज शरीफ हैं जो बीमार है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे वहां पे लंदन में इकट्ठे हो गए। ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं को भी लंदन में बुला लिया गया। इसकी तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे। ये जब गए और वहां जाके उन्होंने मुलाकात की, तो मुलाकात करने के बाद, यानी वो नवाज शरीफ जो बहुत सख्त बीमार थे, जिनके प्लेटलेट्स बिल्कुल खत्म थे, वो नवाज शरीफ सियासी मुलाकात करते हैं और अपनी पार्टी को ये कहते हैं कि वापस जाओ और जाकर सारे के सारे खामोशी से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट डाल दो। अच्छा, जैसे ही वो ये करते हैं तो 2 चीजें इस बीच में और होती हैं। अब वो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो बहरान टल गया, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई, ये खबर तो एक हो गई, लेकिन वो एक्सटेंशन 6 महीने की थी और ये 3 साल पे तब होती जब असेंबली एक कानून पास कर देती। अब असेंबली ने कानून पास करना था तो नून लीग ने कहा जनाब पहले आप एक काम करें कि वजीर आजम हमसे खुद राब्ता करें ये कानून साजी के लिए। तो इमरान खान साहब ने तो राब्ता नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी को बुलवाया और बुला के उन्हें कहा जी जाके खामोशी से वोट डाल देना, तुमने कोई बात नहीं करनी, मैं जानू मेरा काम जाने। तो फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट भी एक आया हुआ था। उन्होंने कहा कौम की बेहतरी के लिए जितनी जल्दी हो सके इन हाउस तब्दीली लाई जाए, यानी वजीर आजम को तब्दील कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, और ये होना होगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब के दिमाग में आइडिया कहां से आया? अच्छा, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा बल्कि बिलावल ने भी कहा। बिलावल ने कहा कि सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता, 2020 शफाफ इंतखाबात और अवामी राज का साल होगा। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने भी कहा था कि इन हाउस तब्दीली आएगी, और फिर इन हाउस तब्दीली आई, और यही बात ख्वाजा आसिफ को बताई थी जनरल फैज ने कि तैयारी पकड़े, दिसंबर 2020 में इमरान खान हुकूमत में नहीं रहेंगे और जून 2020 में पंजाब हुकूमत हम खत्म कर देंगे। यह था वो फॉर्मूला जो ख्वाजा आसिफ ने बताया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि उसी जनरल फैज जो इनके साथ इस सारी डील के अंदर शामिल थे, जो अपने मुंह से बता रहे थे कि हमने इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करना है, हमने इन हाउस चेंज लेकर आना है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सब लोग रिजीम चेंज ऑपरेशन भी कहते हैं। तो जब ये फैसला किया गया था तो जनरल फैज हमीद तो ऑन बोर्ड थे और वो तो ये खुद कह रहे थे। फिर बाद में इन्होंने ये एलिगेशन कैसे लगा दिए कि जनाब जनरल फैज हमीद जो है उनको इमरान खान साहब आर्मी चीफ बना के 10 साल हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे। एक तरफ वो कहते हैं कि जनरल फैज इमरान खान की हुकूमत गिराने में शामिल थे, एक तरफ वो क्या कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाकर इमरान खान 10 साल हुकूमत करना चाह रहे थे। ये एक और चीज है। दूसरी जानिब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा है कि जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बताया कि जनाब
उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मैं मिला ही नहीं ख्वाजा आसिफ से। लेकिन हम ख्वाजा आसिफ की बात मानेंगे इसलिए कि वो अभी वजीर दिफा है और जनरल फैज़ रिटायर हो चुके हैं और उनके ज़राए सच बोले या ना बोले, वजीर दिफा की बात पे आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो झूठ बोल नहीं सकते उस इदारे के बारे में जिस इदारे के वो खुद वजीर दिफा हैं। दिफा के मामले में वो झूठ कैसे बोलेंगे? मामला ये है कि फिर इमरान खान की हुकूमत गिरी क्यों नहीं 2020 में, जब जनरल फैज़ ने कह दिया कि तैयारी पढ़ो, जून में पंजाब हुकूमत और दिसंबर में वफाकी हुकूमत आपको दे रहे। तो हुआ यह कि दिसंबर के शुरू में कोरोना वायरस आ गया, मार्च में लोग मरना शुरू हो गए और अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई थी और पूरा इंडिया बंद हो गया, पूरा इंग्लैंड बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई और सारा कुछ जीरो पे चला गया। हालात इतने खराब हो गए, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सारे ये कहते थे इमरान खान से कहो पूरा पाकिस्तान बंद कर दे। हमें अप्रोच किया जाता था सहाफ़ियों को कि दबाव डालो इमरान खान पे कि पाकिस्तान बंद कर दे। सहाफ़ियों ने दबाव डाला भी इमरान खान पे, लेकिन उन्होंने मुल्क बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसमें पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन टॉप 3 ममालिक में शामिल किया गया जिन्होंने कोरोना के साथ सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कोरोना में सबसे अच्छी मैनेजमेंट की है। उन 3 ममालिक में एक पाकिस्तान भी है। टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान आ गया। इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी। तो कोविड जो है उसका लेवल डाउन होते होते दिसंबर आ गया। तो जनाब ये तो साल हो गया पूरा ज़ाया 2020 वाला। अब 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करनी थी, तो 2021 में कोरोना की एक और वेव आ गई। अब लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन आ चुकी थी, वो सिलसिला शुरू हो गया। यास्मीन राशिद साहिबा काम कर रही हैं, बाकी लोग सारे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है। और आपको याद होगा टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा अटैक हो गया था पाकिस्तान पे। ये इतने बड़े बड़े 2 बहरान थे कि इन बहरानों के दौरान कोई भी सियासी जमात हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये जो जमातें पीडीएम की जो पहले हुकूमत लेना चाह रही थी, ये हुकूमत नहीं लेना चाह रही उस वक्त, लिहाजा इमरान खान को तब्दील नहीं किया जा सका। इस बीच में इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी से मकबूलियत हासिल करना शुरू की, कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए, इकॉनमी भी बेहतर हो गई। इमरान खान के इकदाम से किसान खुशहाल होना शुरू हो गया और जो बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब की पाइपलाइन में थी, इन 1.5 सालों में इमरान खान को मौका मिला और उन्होंने वो चीजें कर दिखाई। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे और वहां जाके इलाज नहीं करवा रहे थे, तो रोजाना की बुनियाद पे सब पूछते थे कि मियां साहब अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, एक दिन भी दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान में अस्पताल में दाखिल थे, वहां इनके प्लेटलेट्स कम थे, बाहर से कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे, रिपोर्ट लाओ पेश करो। तो मियां साहब की मकबूलियत और उनका बयानिया, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो बिगड़ना शुरू हो गया और वो डाउन जाना शुरू हो गया। इमरान खान की जब मकबूलियत बढ़ना शुरू हुई, तो जैसे ही कोविड के मामलात और टिड्डी दल के मामलात खत्म हुए, तो फिर फौरी तौर पे अपोजिशन ने तैयारी पकड़ी और उन्होंने कहा लो जी अब इमरान खान को हटाएं, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। और फिर दोबारा से वो प्रैक्टिस शुरू होती है और वो प्रैक्टिस शुरू होती है 2021 के आखिरी जो एक सहमाही है उसके अंदर वो प्रैक्टिस शुरू होती है। और उस वक्त मुझे भी आइडिया हो गया था कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। मैंने एक वीलॉग किया था इमरान खान के बारे में और उस पर मुझे बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल भी आया था। तो मुझे आइडिया हो गया कि काम खराब हो गया। और फिर जनवरी और फरवरी में जो कुछ हुआ वो अब आपसे ढका छुपा नहीं है। मार्च में जो है वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ गई और अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई। तो ये है जी पूरी कहानी कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के 6 से 8 माह के बाद ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी थी। यानी 2018 में उनकी हुकूमत बनती है और 2019 में उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई इमरान खान साहब के। उन्हें काम नहीं करने दिया गया, इमरान खान को परफॉर्म करने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया। उसकी जड़ें काटने का सिलसिला पहले दिन से शुरू था। यानी इमरान खान के दौर में जो DGISI था उसके बारे में आज के वजीर दिफा कह रहे हैं कि वो खुद इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहता था। तो आज जितने लोग ये कहते रहे 2022 में, उन पे मुकदमात हुए, अरशद शरीफ पे, मेरे ऊपर, साबिर शाके पे, मोहित पीरजादा साहब पे तंगी आई और बहुत सारे सहाफियों पे तंगी आई। सिद्दीक जान जो है वो गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर तंगी आई और बहुत सारे लोग हैं, समी इब्राहिम साहब है और बहुत, ये सारे आज सच्चे साबित हो गए। इनके ऊपर जितने मुकदमात किए गए वो झूठे साबित हो गए। एक्चुअली ये सारे सहाफ़ी यही बात कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत ऑर्गेनिक तरीके से नहीं गिरी। इमरान खान की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के साथ मिलकर गिराया। आज ख्वाजा आसिफ उसकी गवाही दे रहे हैं और ना सिर्फ गवाही दे रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 2022 में नहीं हुआ, ये सिलसिला 2019 में शुरू हो चुका था और ये तय पा गया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के दिनों में ही
कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भी निकाला जाएगा। और सब लोग अब ये बताते हैं, PMLN के अपने जो लोग हैं वो बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर इमरान खान ने नहीं भेजा था। एक्चुअली इमरान खान से तो सिर्फ कॉन्सेंट ली गई थी, लेकिन वो सारा माहौल जो है वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। तो जो भी बयानिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, जेलों में डाला गया, तंग किया गया, टॉर्चर किया गया, और जनरल बाजवा का जो मौक़िफ़ था वो आज गलत साबित हो गया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है। क्या वो इस चैलेंज को पूरा कर सकती है? मामला यह है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहती है स्वाबी में, लेकिन अब तक तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा जलसा नहीं कर पाई जिसको आप ये कहें कि तबाही फेर दी इन्होंने। यानी बड़े जलसे किए हैं इन्होंने, तगड़े जलसे किए हैं, लेकिन जिस जलसे को ये कहें कि इस जलसे ने तबाही फेर दी और हर तरफ जो है वो हला लला हो गई और इस जलसे ने अवामी मूड बता दिया, पूरा पाकिस्तान निकल आया, ऐसा कुछ अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो ऐसा लगता है कि उनको या तो दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को बाहर लाने में, या उनके पास कोई सलूशन नहीं है, या उन्हें इस बारे में कोई शऊर नहीं है, या वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि खसूसन पंजाब की क़यादत और इवन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी, वो इमरान खान को बाहर लाने के लिए उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितनी उनको दिखानी चाहिए। उनका इन्हिसार कुदरत के ऊपर या अदालतों के ऊपर है कि इमरान खान किसी दिन खुद ही बाहर आ जाएंगे और कौम को लीड करना शुरू कर देंगे। इनके पास ऐसा लगता है ना कोई सलूशन है इस सारे मामले का, ना कोई मंसूबा है इमरान खान को बाहर निकालने का। अब देखना यह है कि ये जो एक जलसा है स्वाबी वाला, यहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये कितना बड़ा जलसा होता है? क्या ये इतना बड़ा जलसा होता है? क्या दिन की रोशनी में जलसा इतना बड़ा दिखा पाएंगे? क्या इसके अंदर वाकई में लाखों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे कर सकती है, या लोग वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से अब मायूस हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुदरत के सहारे बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो अब इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए वो जोर नहीं लगा रही, कोई मनसूबाबंदी भी दिखाई नहीं दे रही। यानी लाहौर में जलसे के लिए 14 अगस्त की तारीख रखी हुई है, लेकिन उस सिलसिले में कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। अदालत गए थे जरूर कि इजाजत लेकर दी जाए, लेकिन उसके बाद खामोशी है। भाई अगर लाहौर में आपने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में, तो आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है और उसके बाद खामोशी है कि ठीक है इन्होंने हमें करने नहीं देना, हमने करना ही नहीं है, सुकून से बैठो। इस्लामाबाद वाला जलसा जितनी दफा कैंसिल हुआ है, यानी इतनी दफा तो अगर स्कूल से बच्चा छुट्टी कर दे तो उसका नाम कट जाता है, जितनी दफा इनका इस्लामाबाद वाला जलसा कैंसिल हो गया। अब दोबारा हुकूमत ने 22 तारीख की इनको इजाजत दे दी है, उसके ऊपर भी ये कोई बात करने को तैयार नहीं है। 5 की इजाजत चाहिए, कभी कहते हैं 27 की चाहिए, कभी कहते हैं 26 की चाहिए, कभी कहते हैं पिछले महीने की। तो ये पिछले 5 महीने से जलसे की इजाजत ही मांग रहे हैं और इनको जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। तो जलसा इजाजत से होता है, ये भी हम देख रहे हैं। और कुछ और खबरें लेकिन अगले व्लॉग में आपको बताता हूँ। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।